प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर लोकसभा क्षेत्र में एक आदर्श गांव बनाना चाहते हैं। वो हर गरीब का बैंक खाता खुलवाना चाहते हैं। वो देश से जातिवाद और सांप्रदायिकता का जहर खत्म करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने अपनी ये तमाम चाहत लाल किले से अपने भाषण में जताई। उन्होंने बेटियों पर बंदिशें और बेटों को खुली छूट देने की मानसिकता पर भी सवाल उठाया और सबसे अपील भी की कि देश की खातिर सामाजिक और मानसिक गंदगी साफ करो। मोदी के इस भाषण से साफ है कि उनकी पहली प्राथमिकता है मिशन क्लीन इंडिया। अब ये बड़ी बहस का मुद्दा है कि क्या मोदी बिगड़े हिंदुस्तानियों को सिर्फ अपनी बातों से सुधार पाएंगे। प्यारे देशवासियों को भारत के प्रधान सेवक की अनेक अनेक शुभकामना। एमपी लेट फंड का जो उपयोग कर रहे हैं हमारे सांसद, उनसे आग्रह करता हूं 1 साल के लिए आपका धन स्कूलों में टॉयलेट बनाने के लिए खर्च कीजिए। मां और बाप चौकन्ने रहते, हर बार पूछते हैं कहां जा रही हो, कब आओगी, पहुंचने के बाद फोन करना। बेटी को तो सैकड़ों सवाल मां बाप पूछते हैं, लेकिन क्या कभी मां बाप ने अपने बेटे को पूछने की हिम्मत की है? बलात्कार की घटनाओं की खबरें सुनते हैं, हमारा माथा शर्म से झुक जाता है। लोग अलग अलग तर्क देते हैं, हर कोई मनोवैज्ञानिक बनकर के अपने बयान देता है। आखिर बलात्कार करने वाला किसी का बेटा तो है। क्या मां बाप के नाते हमने अपने बेटे को पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो? आज देश का एक ऐसा माहौल बना हुआ है, किसी से कोई भी काम लेकर के जाओ तो कहता है इसमें मेरा क्या। और इसलिए हमारे राष्ट्रीय चरित्र को हमने निखारना है। मेरा क्या, मुझे क्या, उससे ऊपर उठ करके देश हित के हर काम के लिए मैं आया हूं, मैं आगे हूं, ये भाव हमें जगाना है। मैं आज लाल किले की प्राचीर से विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। दुनिया के किसी भी देश में जाकर के बेचिए, लेकिन निर्माण यहां कीजिए, मैन्युफैक्चर यहां कीजिए। प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से हम देश के गरीब से गरीब लोगों को बैंक अकाउंट की सुविधा से जोड़ना चाहते हैं। जो अकाउंट खोलेगा उसको डेबिट कार्ड दिया जाएगा और डेबिट कार्ड के साथ 1 लाख रुपया का बीमा सुनिश्चित कर दिया जाएगा। बहुत ही कम समय के भीतर योजना आयोग के स्थान पर एक क्रिएटिव थिंकिंग के साथ, नई दिशा के साथ, नए विश्वास के साथ एक नए इंस्टीट्यूशन को हम निर्माण करेंगे और बहुत ही जल्द योजना आयोग की जगह पर ये नई इंस्टीट्यूट काम करे, उस दिशा में हम आगे बढ़ने वाले हैं। मैं सांसदों से आग्रह करता हूं कि वो अपने इलाके में 3000 से 5000 के बीच का कोई भी गांव पसंद कर ले। वहां की शिक्षा, वहां का स्वास्थ्य, वहां की सफाई, वहां के गांव का माहौल, गांव में ग्रीनरी, गांव का मेलजोल, कई पैरामीटर अपन तय करेंगे और हर सांसद 16 तक अपने इलाके में एक गांव को आदर्श गांव बनाए। भारत माता की जय हिंद, वंदे वंदे। तो ऐसा पहली बार हुआ है इंदिरा गांधी के बाद जब बुलेट प्रूफ के घेरे को तोड़कर प्रधानमंत्री ने भाषण दिया है, अपना सिक्योरिटी का घेरा तोड़ा है, बच्चों से मिले हैं और ऐसे कई काम किए हैं जिसको याद किया जाएगा
इस अद्भुत भाषण में प्रधानमंत्री ने पहली बार बिना लिखे भाषण पढ़ा है और एक्सटेम्पोर स्पीच दिया है। एक्सटेम्पोर स्पीच में प्रधानमंत्री ने, जैसा इनके सर कह रहे थे, कई सारे अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग किया है और मोदी जिस विशिष्ट भाषण शैली में अपनी बात कहते हैं वही आज देखने को मिली है। क्या मोदी ने दिल जीता है? क्या वो उम्मीदों पर खरे उतरे हैं? इसी पर हम बात करेंगे। क्या क्लीन इंडिया का उनका नारा हर हिंदुस्तानियों के दिल दिमाग पर बैठ पाएगा? क्या वो हिंदुस्तानियों को बदल पाएंगे अपने इस भाषण के बाद? हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मीम अफजल साहब जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय स्पोक्सपर्सन। हमारे साथ राज्यवर्धन सिंह राठौर जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के एमपी, और साथ ही साथ विश्व के जाने माने शूटर मोहम्मद सलीम साहब जुड़े हुए हैं। सीपीआईएम के लीडर प्रभु चावला जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और एनके सिंह साहब जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। प्रभु, सबसे पहले क्या उम्मीदों पर खरे उतरे हैं नरेंद्र मोदी आज के भाषण में? मैं कहूँगा उम्मीदों पर, आम जनता की उम्मीदों पर जरूर खरे उतरे हैं, क्योंकि ये जो स्पीच थे, मैं पहली बार कहूंगा कि मोदी जी ने विदेशी भाषा के अंदर स्वदेशी एजेंडा डिक्लेयर कर दिया। डिजिटल इंडिया एक अमेरिकन वर्ड है, डिजिटलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, उसको उन्होंने जोड़ दिया, टेलीफोन से, बैंकिंग से, सबके साथ जोड़ दिया। उसके साथ जीरो डिफेक्ट, हाँ, ई गवर्नेंस को भी उन्होंने जोड़ दिया अपने लिए कि इसके अंदर डिफेक्ट नहीं होना, इसके अंदर वो नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने ईडियम्स यूज किए विदेशी, परंतु जो स्वदेशी एजेंडा जो कोई भी प्रधानमंत्री नहीं कर पाया था, हालांकि अटल जी का पहले मैं भाषण पढ़ रहा था, उन्होंने अपनी 3 कविताओं को पढ़ा था, परंतु आज का मोदी जी का भाषण जो उन्होंने दिल से बोला है, बिना लिखे हुए देखा है, उन्होंने बड़े पॉइंट लिखे हुए थे उसके अंदर, पूरा ये था कि जो स्पीच उन्होंने अपने इलेक्शन के दौरान दी उसको समराइज करके ऐसे इश्यू को उठा दिया जो देश के एनजीओ उठाया करते थे, या विदेशों से फंडित एनजीओ उठाया करते। क्लीन इंडिया की वो लोग कहते हैं कि आप भारत के अंदर जाओ तो रेलवे स्टेशन के साथ साथ चले जाएंगे तो आपको एक दर्शन मिल जाएंगे। हर गंदगी होती है, गंदगी का इश्यू उठा लिया। यहाँ पर हमारे यहाँ जो है भूण जो है उसको बच्ची पैदा होते हैं पहले मार दी जाती है, उस इश्यू को उठा लिया। तो ऐसे इश्यू को जो एनजीओ को पसंद थी उन्होंने अपने एजेंडे के अंदर ले लिया। इसलिए जो आज का भाषण था, उन्होंने विदेशी अपने जो अपोजिशन के लोगों को भी तारीफ कर दी कि हम उनके बिना चल नहीं सकते। उन्होंने कहा कि मैं मेजोरिटरिज्म के साथ नहीं चल सकता। तो मैं कहूंगा कि आज उन्होंने प्रधानमंत्री का जो भाषण था वो अपनी जनता के साथ जुड़ने के लिए किया। वो यहां पर बैठे हुए कॉर्पोरेट जैसे ने कहा कि मैं आउटसाइडर हूं, अगर उस शब्द का प्रयोग देखें आप, उन्होंने कहा मैं आउटसाइडर हूं। जब मैं इनसाइडर बना, देखा कि इनसाइडर गवर्नमेंट के अंदर कितनी गवर्नमेंट होते हैं। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि वो अपने अंदर की गवर्नमेंट की बात कर रहे थे या दिल्ली की सरकार के अंदर बाहर की सरकारें कितनी घुसी हुई हैं, जो कॉर्पोरेट के लोग हैं, जो लॉबिस्ट लोग हैं, वो कितने घुसे हुए हैं। अपने आप में उन्होंने अपना एजेंडा, जिसको आप बार बार रोड मैप की बात करते हैं, मोदी प्रधानमंत्री बन गए हैं, मोदी सरकार अब आने वाली है, इसका इंडिकेशन उन्होंने आज दिया है। इसका इंडिकेशन दे दिया। इनके आप क्या कहेंगे? प्रधान सेवक, प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक, ये शब्द कितना टच किया होगा लोगों को? नहीं, जैसे ही आगाज हुआ तो आगाज में ही आप देखिए कि प्रधान सेवक शब्द से किया तो जो कनेक्ट होता है मासेस से, डायरेक्टली वो कनेक्ट हो गए। ये ट्रेडिशनल भाषण से अलग था। एक तो वो कॉन्फिडेंस आप देखिए कि इस अगस्त ऑकेजन पे पहला भाषण लाल किले के रैम्पार्ट से, और उसमें कॉन्फिडेंस का लेवल ये कि नहीं हम एक्सटेम्पोर बोलेंगे, और अद्वैतवाद से अवमूल्यन तक लगभग हर टॉपिक टच करना, और उसी डेक्सटेरिटी के साथ, उसी कॉन्फिडेंस के साथ। मुझे लगता है कि अगर आप इसको एनालाइज करें तो मैंने नेहरू का भी भाषण सुना है, हालांकि बच्चे थे हम, और प्रभु ने तो देखा भी होगा, मेरे ख्याल से इंटरेक्ट भी किया होगा। देखा जी, मैं गया। तो और आपने वाजपेयी जी को भी लगातार कवर किया है। आप याद करिए कि वाजपेयी जी कभी भी अगर करते थे तो कॉपी बनाने में बड़ी मुश्किल होती थी, कॉपी नहीं बन पाती थी, तालियां बहुत बजती थी, लेकिन जब कॉपी आपको लिखना होता था तो इंट्रो बनाने में बेहद दिक्कत होती थी कि कंटेंट हम क्या लिखें। वाजपेयी जी बहुत अच्छे वक्ता है, लेकिन आज मोदी का जो भाषण था, ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये व्यक्ति स्टेट्समैन की तरह बोल रहा था, राजनेता की तरह बोल रहा था, या समाज सुधारक की तरह बोल रहा था, या आध्यात्मिक गुरु की तरह बोल रहा था। तो एक भाषण अद्भुत था। हम कंटेंट को अगर ले तो इतना बेहतरीन कंटेंट मुझे आज तक कभी याद नहीं आता है कि कभी पास्ट में इस तरह का कंटेंट किसी ने दिया हो। तो मैं ये कह सकता हूं कि कंटेंट के लेवल पे देखिए ना किस तरह से जो इश्यूज उठाए हैं, जो प्रभु ने कहा कि उसमें अंग्रेजी का अमेरिकन वो था, बड़े इत्मीनान से आप देखें कि जीरो डेफिसिट, जीरो इफेक्ट,
जीरो डिफेक्ट, जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट। अब जीरो इफेक्ट ये मिडिल क्लास को बहुत अच्छा अपील करेगा कि ये लेकिन नारे तो बहुत अच्छे देते हैं ना। ट्रिपल पी का नारा वो दे के आए थे जम्मू कश्मीर के अंदर। 5P का नारा दिया था, नहीं जो पिछली बार दिया था, पिछली बार 5P था, आपकी बार 3P था। मैं करगिल की बात कर रहा हूँ जो वहां दे के आए थे, पर्यटन। बिल्कुल बिल्कुल। तो नहीं, ये जुमले हैं, ये मासेस को अपील करता है। फैक्ट ये है कि मासेस को अपील करता है। तो कंटेंट के लेवल पे हम ये कह सकते हैं कि अद्भुत भाषण था। और फिर एक बात और भी है जो प्रभु जी ने कहा, दिल से बोला गया भाषण है। देखिए कई बार होता है कि हम लोग एनालिस्ट हैं, हम आम जनता मूव कर सकती है, आम जनता काफी मूव्ड हो जाती है मोदी के भाषणों से या तमाम भाषणों से। हम लोग एक निष्पक्ष जब एनालाइज करते हैं तो आज हमें ऐसा कोई भी नहीं मिला। हम मोदी के बिटर क्रिटिक रहे हैं, लेकिन एक भी ऐसा नहीं मिला जिसमें कहा जाए कि इसमें उनकी मंशा हल्की थी, बल्कि दिल से बोला गया एक समाज सुधार का भाषण था। जब परिवार को वो कह रहे हैं कि नहीं, कंट्रोल का इंस्टीट्यूशन आपके खत्म हो रहा और लुम्पेट्स पैदा हो रहे हैं। बिल्कुल। तो ये दीपक, मैं थोड़ा एक लाइन बोलूंगा कि जो आपने कहा कि इससे बुरी बात कोई नहीं, मेरे को थोड़ा एक लगा कि प्रधानमंत्री के भाषण में शुरू में नेगेटिविज्म ज्यादा था। ये देश के अंदर कितनी बुराइयां हैं उनको उन्होंने हाईलाइट किया बार बार कि हम गंदे हैं। मैं बुराइयों पर आऊंगा, बुराइयों को ऊपर थोड़ा कम बोलना चाहिए था। वो एक चीज मेरे को खटकी, प्रधानमंत्री बुराइयों की बात कम करते हैं और वो कहना चाहते हैं बुराइयों को प्रयोग करके वो बताना चाहते हैं कि आगे का रोड मैप, आगे का रोड मैप पे भी बात करेंगे, बुराइयों पर बात करेंगे। लेकिन कांग्रेस का एक क्विक रिएक्शन ले लेते हैं। मीम अफजल साहब, यहाँ तो सब हरा ही हरा नजर आ रहा है। देखिए, मुझे लगता है एनके सिंह साहब जैसे भी अगर लोग मुतासिर हो गए हैं तो ये मानना पड़ेगा कि मोदी जी वाकई जादूगर हैं और अपनी बातों से किसी को भी लुभा सकते हैं। मेरा ये मानना है कि उन्होंने अभी जो हमारे प्रभु चावला जी ने एक बात कही कि उन्होंने बुराइयों की तरफ इशारा किया। दरहकीकत बुराइयों की तरफ इशारा करना उनकी पुरानी आदत है। पूरे इलेक्शन के दौरान जो उन्होंने 100 से ज्यादा तकरीरें की हैं या 300-400, उसमें वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बुराइयां गिनवाते थे। अब वो गिनवाने की इतनी आदत हो गई है कि अब कांग्रेस को क्या कहें, कांग्रेस तो चली गई, तो अब उन्होंने देश की बुराइयां गिनवानी शुरू की हैं। मैं आज की तकरीर से बिल्कुल मुतासिर नहीं हुआ। मुझे नहीं लगा कि ये हमारे देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। मुझे ऐसे लगा कि जैसे नेपाल में वो एक उपदेश दे रहे थे और नेपाल के लोगों को उत्साहित कर रहे थे, बिल्कुल उसी तरह उन्होंने सोचा कि जिस तरह उन्होंने वहां हिंदी में तकरीर की, वहां की पार्लियामेंट के अंदर तकरीर की, इसी तरह आज वो लाल किले पर। कॉन्फिडेंस तो उनमें है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस ये साबित करता है कि विजन जो है वो बहुत बड़ा नहीं है उनका। ये बहुत जो बातें उन्होंने कही हैं ये आपकी रोजाना की जिंदगी में है। जाहिर है अगर प्रधानमंत्री उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि उसका आम लोगों पर अच्छा असर होगा, लोग चाहेंगे। लेकिन आपने अपने इस आज की डिबेट में सबसे पहले सवाल किया कि क्या देश बदलेगा उनकी तकरीर के मुताबिक, तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा। क्या हमारे देश के अंदर औरतों के साथ, बच्चियों के साथ वो सलूक होगा जिसकी हम तमन्ना करते हैं? रोजाना जितने रेप हो रहे हैं, हमको लगता था कि मोदी जी जब आएंगे तो कोई तब्दीली बहुत वाज़ेह दिखाई देगी, तो मुझे तो ऐसा लग रहा 80-85 दिन हो गए हैं, तब्दीली नहीं आई है। कई उन्होंने इश्यूज उठाए हैं, थोड़ा वक्त तो दे दीजिए। एक तरफ ध्यान आपका और दिलाऊं, मोदी जी नारे घड़ने में उनका कोई जवाब नहीं है। कहीं ऐसा ना हो 5 साल के बाद एक बहुत बड़ी डिक्शनरी उनके नारों की तैयार हो जाए और जमीन पर कुछ भी ना निकले। तो मेरा ये मानना है कि आज की तकरीर में उन्होंने कुछ नारे बड़े अच्छे दिए हैं, उस पर भी हम बाद में बात कर लेंगे। चूंकि आपने कहा कि थोड़ा वक्त कम है, इसलिए मैं अपनी बात को इस वक्त यहीं रोकता हूं। राज्यवर्धन राठौड़ साहब, नारे गढ़ने में माहिर है मोदी जी, ये कहना है कांग्रेस का, और तकरीर में कुछ भी नया नहीं है। मसलन अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो स्किल डेवलपमेंट की बात और हर आदमी का बैंक अकाउंट खोलने की बात दोनों 2013 के मनमोहन सिंह के स्पीच के अंदर थी। दीपक साहब, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि ये एक आज का जो भाषण था एक संदेश था, एक मैसेज था, एक पूरे मतलब कई साल हो गए थे भारत अपने आप को पूरी दुनिया में एक सर्वश्रेष्ठ देश बतला रहा था, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था, कोई ऐसा लीडर नहीं था
जो लाल किले पे खड़ा होकर शेर की तरह दहाड़ सके। आज शेर दहाड़ा और इसके लिए पूरा का पूरा देश कई महीनों से इंतजार कर रहा था। और ये एक प्रधानमंत्री का भाषण था, किसी लीडर किसी पार्टी के लीडर का नहीं था। उन्होंने सबको साथ लेके चलने की बात करी, मतलब मतभेद से उठकर ऊपर बात करी। और अभी बात करी नारे की, तो साहब हम तो स्मार्ट हैं, आज के जमाने के हैं। हम तो अपने जो अपोजिट होते हैं, दुश्मन होते हैं, उनसे भी सीख लेते हैं। तो आप तो 1970 से जो एक घिसा पिटा नारा जो अभी तक लेते आ रहे थे, गरीबी हटाओ, हमने वो भी ले लिया, उससे हमने सीखा और हम भी नारे लगा रहे हैं। लेकिन हमारी नीयत नीति से आगे है। आज नीयत दिखी पूरे देश को, पूरी दुनिया को, और पूरे के पूरे सार्क के देशों की लीडरशिप एक तरह से दिखाई। इस तरह का भाषण था आज का, एक विश्वास का भाषण था, एक नई दिशा का भाषण था। और आपने कहा कि सरकार की कुछ कमियां दिखाई। प्रधानमंत्री जनता में से उठकर दिल्ली आए हैं, तो उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए कुछ अंदर की बातें उन्होंने बाहर बतलाई, और यह भी बतलाया किस तरह से सफाई करेंगे, क्योंकि वो जनता के हैं। आज उन्होंने सिद्ध कर दिया कि प्रधानमंत्री इन 5 साल के अंदर कुछ करके रहेंगे। ये विश्वास है आज लोगों को। कुछ करके रहेंगे, नियत साफ है, ये कहना है सलीम साहब राज्यवर्धन सिंह राठौर का। आपको नियत साफ नजर आ रही है मोदी जी की? नहीं, राज्यवर्धन जी एक अच्छे शूटर के साथ साथ वो भाजपा के नेता भी हैं और सांसद भी हैं, तो जाहिर बात है उनका जो बुल्स आई है वो ठीक ही रहेगा। मैं नियत के बारे में भी यहाँ पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि आखिर प्रधानमंत्री की भाषण है और वो राष्ट्र नेता के रूप में उभर कर आने की कोशिश की अपने भाषण के जरिए। और जो राज्यवर्धन जी कहे कि दिल से निकला हुआ बात है, मेरा पहला सवाल है, आज का भाषण अगर वो दिल से निकला हुआ है तो पिछले साल 15 अगस्त को जब नकल लाल किला बना करके मुख्यमंत्री के रूप में वो भाषण दे रहे थे, वो दिल का भाषण नहीं था या वो दिमाग का भाषण था? और अगर वो भी दिल का भाषण था तो ये आज असल लाल किले में जो भाषण है ये अगर असली है, तो कल वाला भाषण जो था वो क्या नकली था? चूंकि या तो दिल में सुधार हो गया, दिल में बदल गया, नियत बदल गया। ये सरकार का बदलाव इसीलिए लाया गया है। बात है क्योंकि जनता ने देखा कि कौन सा। चलिए, अच्छी बात है, ठीक है। नहीं, इसका मतलब है, मैं आपकी बात सुना, आप सुन लीजिए। मैं एक ही नंबर तो बोला, भी बहुत सा पॉइंट है। शब्दों का प्रयोग उन्होंने अच्छा किया, उसके लिए बैकरूम बॉयज बहुत एक्सपर्ट्स हैं, जो लोग ये कमर्शियल जिंगल्स लिखते हैं और जो लोग ये भाषण प्रोडक्ट को बेचने के लिए, ब्रांडिंग के लिए शब्दावली को लेकर खेलते हैं, ऐसे कारीगर्स हैं। जैसे वर्ड स्मिथ है, ब्लैक स्मिथ होते हैं, गोल्ड स्मिथ होते हैं, वैसे शब्दों के कारीगर हैं। तो मैं उसको अच्छा मानता हूं कि वो जनता के साथ संबोधित करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए बड़ा अच्छा ढंग से वो प्रयोग किए। उनके अंदर वो शैली भी है और वो भाषण शैली भी है, उसको बेशक वो पूरा प्रयोग किए हैं और सही है। तीसरी बात यह है कि वो जो घोषणाएं किए हैं उसमें कुछ कठिन भी है, कुछ समझ के बाहर भी है और कुछ बहुत सरलीकरण भी है। जो सामाजिक वार्ता वो दिए हैं, बहुत अच्छी बात है। दहेज के बारे में उन्होंने कहा, बहुत अच्छे ढंग से कहा। तिजोरी भरने के बजाय आप मतलब वो बच्चियों को ना मारे, तो ये एक समाज सुधार के रूप में वो बोले। लेकिन प्लानिंग कमीशन को खत्म कर देंगे या सांसद निधि का किस तरह से प्रयोग होगा, तो हमारे यहाँ संसदीय लोकतंत्र है, राष्ट्रपति शासन नहीं है। कल तक संसद अधिवेशन में था, अध्यक्ष महोदय हैं, चेयरमैन है राज्यसभा के, और उसके लिए संसदीय समिति है। और संसद में एक ब्लूप्रिंट लाना चाहिए था कि आयोग जो है, जो योजना आयोग कहां तक खराब, क्यों खराब है और उसको बदलना है। आपको मालूम होना चाहिए, आजादी के धरोहर से हमें मिला है। नेहरू जी जब अपॉइंट किए थे नेशनल प्लानिंग कमेटी, जो नेताजी सुभाष बोस अध्यक्ष थे, ये सिर्फ सोवियत रशिया से लिया हुआ नहीं है, और नेताजी सुभाष बोस का नाम तक वो नहीं लिए। जब जय हिंद का नारा दे रहे हैं, तो आजाद हिंद फौज का जो ट्रायल हुआ था वो लाल किले में हुआ था, और नेताजी झंडा तिरंगा फहराने के लिए दिल्ली चलो का नारा दिए थे, लाल किला मकसद था। तो वो कई लोगों के, विवेकानंद, अरविंद अच्छा नाम लिए हैं, लेकिन मौलाना आजाद के नाम नहीं लिए और नेताजी सुभाष बोस के नाम नहीं लिए। तो इत्तेफाक, इत्तेमाद और कुर्बानी का जो नारा था आजाद हिंद फौज का, क्या वहां से हम कहीं हट रहे हैं? और जो संदेश दिए हैं 10 साल तक सांप्रदायिकता मुक्त होना चाहिए, बहुत अच्छा बात है। लेकिन संघ परिवार को ये लागू करने बोले
और पांचजन्य जो पेपर है या ऑर्गेनाइजर जो पेपर है या विश्व हिंदू परिषद का जो जहरीला भाषण है 10 सप्ताह के लिए वो अगर बंद कर देते हैं तो हम समझेंगे वो जो उच्चारण कर रहे हैं उसको आचरण में भी दिखाया जाएगा। आचरण में भी दिखाया जाएगा। राज्यवर्धन सिंह राठौर, इस क्रिटिसिज्म पर आप क्या बोलेंगे कि उन्होंने सांप्रदायिकता पर तो बोला लेकिन उत्तर प्रदेश के दंगों के बारे में खामोश रहे? मैं शुरू से करता हूं जो अभी बात रखी, सबसे पहले बात रखी, ये काफी समय से चलता आ रहा है कि साहब आप तो सिर्फ ब्रांडिंग कर रहे हैं, आप तो सिर्फ मार्केटिंग कर रहे हैं। सब आज पूरी दुनिया इकोनॉमी पे चलती है और इकोनॉमी का हिस्सा एक मार्केटिंग भी है। अब जब आप जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं यहां पर जो कह रहे हैं वो भी एक तरह से मार्केटिंग कर रहे हैं कि अपनी बात किस तरह से रखें ताकि सारे व्यूअर्स उनकी बात समझ लें। यही अपनी बात रखने वाली बात होती है कि किस तरह से कनेक्ट एस्टैब्लिश करा जाए, किस तरह से अपनी नीति और नीयत लोगों तक पहुंचाई जाए। ये तो बात रही वहां की। जैसे सांप्रदायिक इशू पे बात हुई कि ये सबके लिए लागू है, सब डेवलपमेंट के ऊपर फोकस है कि हमारा देश आगे बढ़ना है। ना पाकिस्तान की बात करी, ना डायरेक्टली आतंकवाद के ऊपर ज्यादा समय व्यर्थ करा कि हम सब अगर गांवों को, गरीबों को आगे बढ़ाना है, आतंकवाद के ऊपर समय व्यर्थ करा, इसका क्या मतलब है? आतंकवाद तो एक बड़ी समस्या है राज्यवर्धन। आतंकवाद से तो पूरा देश परेशान है, सब कॉन्टिनेंट परेशान है। आज का दिन एक पॉजिटिव मैसेज का था। नहीं, इसका मतलब ये निगेटिव नहीं मैसेज है भी कि बड़े कोई सारे चीज दिए बिल्कुल उन्होंने। नजरअंदाज कर दी। क्या नेगेटिव मैसेज दिया? मैं आपको उनकी एक बाइट सुनवाता हूं जिसमें उन्होंने लोगों के माइंडसेट की बात करी है। आजादी की रक्षा के लिए ना माइंडसेट सुधारने के लिए बात करी है। अगर कुछ बात भी करी है तो वो एक आम जनता की जो बात करी है कि इसको नेगेटिव माना जाता है क्या? तो आतंकवाद की बात करना निगेटिव माना जाता है? एनके सिंह साहब का सवाल है ये। अरे साहब, हमने तो, आप तो मुझसे बात कर रहे हैं, मैंने तो आतंकवाद में लड़ाई लड़ी हुई है। आतंकवाद की समस्या है, उसको खत्म करना है। लेकिन आज लाल किले पर खड़े होकर अगर हम डेवलपमेंट के ऊपर फोकस रखा और हमने आतंकवादियों को दिखा दिया कि आप इतने महत्वपूर्ण नहीं हो कि आप लाल किले के ऊपर हमारा पूरा समय जाया कर दो, हम आपको वैसे ही टैकल कर लेंगे। इस पर मीम अफजल का रिएक्शन लूंगा। माफ कीजिएगा, ब्रेक टाइम हो गया है, बहस गर्म हो रही थी, लेकिन इस पर मीम अफजल साहब और मोहम्मद सलीम और हमारे बाकी पैनलिस्ट का रिएक्शन लेंगे कि क्या आतंकवाद की बात करना टाइम जाया करना है और आतंकवादियों को क्या ये संदेश देना है कि आप इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो अगर लाल किले से इसकी बात की जाती है। ब्रेक। तो हम बात कर रहे थे मोदी के मिशन क्लीन इंडिया की। मोदी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में क्या कहते हैं और क्या सोचते हैं, सबसे पहले वो सुन लेते हैं, उसके बाद इस बहस को आगे बढ़ाएंगे कि मोदी ने क्या क्या कहा है अपनी स्पीच के अंदर। भाइयों बहनों, कोई मुझे बताए कि हम जो भी कर रहे हैं, दिन भर शाम को कभी अपने आप को पूछा कि मेरे इस काम के कारण मेरे देश के गरीब से गरीब का भला हुआ कि नहीं हुआ? मेरे देश के हितों की रक्षा हुई कि नहीं हुई? मेरे देश के कल्याण के काम में आया कि नहीं आया? क्या 125 करोड़ देशवासियों का मंत्र नहीं होना चाहिए कि जीवन का हर कदम देश हित में होगा? दुर्भाग्य कैसा है, आज देश का एक ऐसा माहौल बना हुआ है, किसी से कोई भी काम लेकर के जाओ तो कहता है इसमें मेरा क्या, वहीं से शुरू करता है, इसमें मेरा क्या। और जब उसको पता चलेगा कि इसमें उसका कुछ नहीं है तो तुरंत बोलता है तो फिर मुझे क्या। ये मेरा क्या और मुझे क्या, इस दायरे से हमें बाहर आना है। हर चीज अपने लिए नहीं होती है, कुछ चीजें देश के लिए भी हुआ करती है। और इसलिए हमारे राष्ट्रीय चरित्र को हमने निखारना है। मेरा क्या, मुझे क्या, उससे ऊपर उठ करके देश हित के हर काम के लिए मैं आया हूं, मैं आगे हूं, ये भाव हमें जगाना है। मुझे क्या और मेरा क्या, मीम अफजल साहब, इससे ऊपर उठ पाएंगे हम?
देखिए, ये तो उन्होंने ये भी एक नारा ही है जो उन्होंने दिया है, और मैंने पहले ही कहा कि ना देने में उनका कोई जवाब नहीं है, लेकिन ये एक सीधा उनका इशारा करप्शन की तरफ है। 2 मुद्दों पर इन्होंने चुनाव लड़ा था, आपको पता होगा। पहला मुद्दा था महंगाई, दूसरा था करप्शन। करप्शन के हवाले से उन्होंने एक बात कही और महंगाई के ताल्लुक से उन्होंने एक लफ्ज भी नहीं बोला, जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा है। आज बड़े सब लोग बोल रहे हैं और ये बात कह रहे हैं कि उन्होंने जो भाषण किया है वो आम आदमी से अपने आप को कनेक्ट किया है, लेकिन आपको ये पता है कि आम आदमी का आज कनेक्शन क्या है? आम आदमी का कनेक्शन है आज की तारीख में महंगाई से और भ्रष्टाचार से जो उसको परेशानी हो रही है उससे कनेक्ट करने की जरूरत थी, जिसका दावा भी किया था उन्होंने। और हमारी नेक ख्वाहिशात और उम्मीदें हैं उनसे इस बात को लेकर के कि वो इसमें कुछ करेंगे, लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। 80 दिन के अंदर 80 पैसे किसी एक चीज पर अगर कम हुए हों तो वो बता दिया जाए, हमें बड़ी खुशी होगी कि कम से कम एक चीज पर पैसे कम हुए। कहेंगे पेट्रोल पे शायद कम हुए हैं, वो तो हमारे जमाने में भी कभी कम होते थे, कभी ज्यादा होते थे, वो तो इंटरनेशनल मार्केट थी, डॉलर था वगैरह वगैरह, तो वही बात कही जा सकती है। लेकिन देश में टमाटर सस्ता हुआ क्या? बाकी चीजें सस्ती हो रही हैं या बढ़ रहा है? मार्केट सस्ता हो गया, मार्केट में हर चीज आज बढ़ रही है। साहब टमाटर प्याज दोनों सस्ते हो गए। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, आपने सवाल, जब आपने बहस को अपना ब्रेक लिया था तो आपने फरमाया था कि आतंकवाद पर वो कुछ नहीं बोले। मैं समझता हूं कि कल जो इतनी भी डिबेट्स मैंने टेलीविजन पर देखी और सुनी, ज्यादातर लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि वो आतंकवाद पर और देश की सिक्योरिटी पर जरूर कुछ ना कुछ बात करेंगे, लेकिन उन्होंने उस पर कुछ नहीं कहा। मेरा ये मानना है देश को एक तो बाहर से आतंकवाद का खतरा है, एक आतंकवाद अंदर है, जिसका नमूना हम पिछले कुछ दिनों में देख चुके हैं कि इनकी सरकार को ये श्रेय हासिल है कि इनके दौर में 2 महीने में 600 से ज्यादा दंगे जो हैं एक ही स्टेट में हो गए, छोटे हुए या बड़े हुए बल्कि हुए। ये भी एक बहुत बड़ा आतंकवाद है, उसका इशारा उन्होंने किया। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो उन्होंने कुछ छुटभैया छोड़ रखे हैं देश के अंदर, जो रोजाना कभी ना कभी कोई ना कोई बयान देकर के लोगों को भड़काने का काम करते रहते हैं, और जिसके नतीजे में बेगुनाह लोग मारे भी गए हैं और मारे भी जाएंगे, आगे भी मारे जाएंगे अगर वो इसी तरह बोलते रहेंगे और बकवास करते रहेंगे। उन पर भी लगाम लगाने की जरूरत है मोदी जी को। मैं समझता हूं उनकी सरकार, उनकी पार्टी में उनका बड़ा दबदबा है, लेकिन मुझे हैरत है कि उन लोगों पर उनका कोई दबदबा नहीं है जो उल्टे सीधे बयान दे करके देश के माहौल को खत्म करने की कोशिश करते हैं, खराब करने की कोशिश करते हैं। एक सलीम साहब ने रेफरेंस दिया, मैं उसका भी जिक्र करता चलूं। उन्होंने कहा मौलाना आजाद का नाम नहीं लिया और सुभाष चंद्र बोस जी का नाम नहीं लिया। देखिए, मौलाना आजाद का नाम नहीं लिया, इसकी मुझे कोई शिकायत ही नहीं है। जिस पार्टी में मौलाना आजाद के से ताल्लुक रखने वालों का एक आदमी भी लोकसभा ना पहुंचा हो इनकी पार्टी से, उनका नाम लेने की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने तो इस देश को उन माइनॉरिटीज को माइनस करके चलाने का एक संकल्प ले रखा है, चाहे वो कहें या ना कहें। लेकिन वो ये साबित करना चाहते हैं कि जो दूसरी पार्टियां माइनॉरिटीज की बात करती हैं वो सिर्फ अपीजमेंट करती हैं, और हम जो है मेजॉरिटी कम्युनिटी को साथ लेकर के इस देश को चलाने का काम करेंगे और उनको माइनस करेंगे, और उनको यहां तक के सियासी हिस्सेदारी के अंदर भी हमको हिस्सा नहीं देंगे। मैं ये बात बहुत जोर से बोलता नहीं हूं, लेकिन आज चूंकि 15 अगस्त है, आजादी का दिन है, और इस आजादी की लड़ाई में हर हिंदुस्तानी ने, हर जात के आदमी ने, हर मजहब के आदमी ने एक योगदान दिया है, और उसके नतीजे में वो ये चाहता है कि देश के तमाम चीजों में उसका योगदान भी हो और उसकी हिस्सेदारी भी हो। मैं समझता हूं जो मोदी जी की सरकार का एक नारा है, सबका साथ और सबका विकास, मैं ये जानना चाहता हूं कि सबका विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्या ऐसी कोई प्लानिंग है जिसमें सबका विकास हो? क्या उसके अंदर माइनॉरिटीज को लिया जाएगा? क्या उनकी आने वाली स्कीमों में, अभी प्लानिंग कमीशन खत्म कर रहे हैं वो, और प्लानिंग कमीशन के बदले में कौन सी चीज लेकर के आएंगे इसका हमें कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन जब वो लेकर के आएंगे तो क्या सबका विकास होगा या कुछ मखसूस लोगों का विकास किया जाएगा,
बाकी को माइनस किया जाएगा। ये शक बड़ा की सवाल नजर है से जो क्यों देख रहे हैं आप? हुआ है और देश में बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। शक की नजर से देख रहे हैं राज्यवर्धन राठौर जी, शक की नजर से देखा जा रहा है। आपने कहा नियत ठीक है हमारी, लेकिन यहाँ पर शक की नजर से देखा जा रहा है आपको। माफ कीजिए, मैं दीपक जी क्या मैं बोल सकता हूँ? मुझे तो कोई कबाहत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल कोई कबाहत नहीं है शक की नजर से देखना। हाँ दीपक साहब, ऐसा बिल्कुल है मैं कि मना नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल शक है उम्मीद ये थी कि आज 15 अगस्त के दिन ये चर्चा इस तरह से नहीं होती। दंगे कैसे बढ़ते हैं, एक कोई भी कहीं वाकया होता है तो उसके बाद उस वाकये का जो संदेश है वो किस तरह से फैलाया जाता है, झूठ को किस तरह से सच में बदल के फैलाया जाता है, इसी से दंगे बढ़ते हैं। अब अभी जो अफसल साहब ने जो आरोप लगाने शुरू करे बिना किसी भड़कावे के जो झूठ बोलना शुरू करा, अब जब स्टूडियो में बैठकर दंगे करवा सकते हैं तो सड़कों पर जाके तो बाकायदा करवाएंगे। उनको कोई हक नहीं है बिना किसी सबूत के। अब सबूत पुलिस का काम है, सरकार का काम है, उनको कोई हक नहीं है कि इस तरह से किसी को आरोप लगाया जाए, और वो भी आज के दिन, आज के शुभ हमारे बोलने से दंगे हो रहे हैं कि आज का दिन डेवलपमेंट हो। सोम के बारे में कुछ जानते हैं, आपको कुछ पता है? और जहां तक आपने दंगों की बात करी, आप उन जगह की बात कर रहे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की बहुत बार नहीं बोल है, चुके हैं। तो क्या कर रही है? उनके ऊपर ही कोई लगाम लगेगी क्या? साहब ऐसे आरोप लगाने से काम नहीं चलता। आप सब जो दुनिया, जो देश आज देख रहा है आपको, आपकी भाषा भी सुन रही है वहां पर कि किस तरह से आप बोल रहे हैं। आप बिल्कुल भड़काऊ भाषा में बोल रहे हैं, उसका जवाब देने का मन नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी देना पड़ रहा है। राष्ट्रीय नेशनल नेटवर्क के ऊपर है ये। तो आज के दिन कम से कम शुभ बातें करिए, डेवलपमेंट की बातें करिए, और सबको साथ लेकर डेवलपमेंट की बातें आज करिए। प्रधानमंत्री आज के दिन आजादी कुछ लोगों के लिए आई है, कुछ के लिए नहीं आई है क्या? चलिए साहब, आपकी मानसिक सोच यहीं तक है तो उसका कुछ नहीं करा जा सकता। मोहम्मद सलीम, मैं आपको यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा कि आप प्रधानमंत्री को अपने भाषण में यूपी में जो हुआ उसका जिक्र करना चाहिए था। वो ये कह के रह गए कि 10 साल तक जातिवाद, सांप्रदायिक हिंसा, इस सब से देश को मुक्त रखा जाए। सिर्फ 10 साल ही क्यों? नहीं, ये उनको 10 साल का एक समय मिलना चाहिए जब वो विकास करेंगे, ऐसा उनका सोच है, और उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। और इसलिए सांप्रदायिकरण की बात या सांप्रदायिकता की बात या फसाद नहीं होना चाहिए। वो 10 साल क्यों, आने वाले 10,000 साल ही नहीं होना चाहिए। लेकिन ये मंशा का वो कहे हैं, वो पॉजिटिव में मैं लेता हूं कि एक अपील की है वो। लेकिन हम ये कहते हैं कि खुद आचरण करना पड़ता है। तो या तो पिछले 10 साल का जो वक्फा था और गुजरात का जो अनुभव था, उसे उनको गलत इस बात को मानना चाहिए, आज के दिन में नहीं, पहले ही मानना चाहिए। और सद्भावना के संदेश जो दे रहे हैं वो उनके संगठन के जो लोग हैं, वो जिस प्रचारक थे संघ परिवार के या संघ के, या जिस संघ के मुताबिक वो चल रहे हैं, उनको भी उनको इम्प्रेस करना चाहिए कि पहले अपना घर को ठीक करना चाहिए। वो जो स्वच्छता की बात किए, गांधी जी पहले एआईसीसी के अधिवेशन में जाकर के पहले वो सफाई करना शुरू किए, दिखाने के लिए कि टॉयलेट किस तरह से साफ किया जाता है, झाड़ू और बाल्टी और पानी लेकर के। तो ये हमारा जो प्रीच करना है, प्रवचन देना है, उससे पहले उसको टीच करने से पहले खुद उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो हम समझते हैं गुजरात और उत्तर प्रदेश या देश के किसी भी हिस्से में आज जो भी सांप्रदायिक तत्व है, मैं कोई धर्म स्पेसिफिक नहीं बोल रहा हूं, जो धर्म का इस्तेमाल करते हैं समुदाय को भड़काने के लिए, वो गलत है। इस बात को कहना चाहिए। और आज वो सही कह रहे हैं। तो नकल लाल किले से जो ललकार रहे थे, तो वो असल मोदी थे या असल लाल किले में जो भाषण दे रहे हैं वो असल है या नकल है, वो हमें पूछना पड़ेगा। इनका जो ये बदलाव हुआ है ये अच्छा है, देश के प्रधानमंत्री के रूप में ये बिल्कुल सही है। लेकिन जो संघ परिवार जो ललकार रहे थे, आज अगर युद्ध से बुद्ध की तरफ जा रहे हैं मोदी जी, तो मैं उनको स्वागत करता हूं। तो या तो ये युद्ध की जो घोषणाएं हैं, वार मॉन्गरिंग है, वो गलत है। आज अगर आतंकवाद का नाम लेना भी गलत ही हो रहा है, तो जो जीरो टॉलरेंस की बात करते थे आतंकवाद के बारे में, प्रभु चावला जी को मालूम है, चाहे अडवाणी जी कहे चाहे वाजपेयी जी कहे, क्या वो गलती कह रहे थे? तो हम आजादी की सोच की बात करेंगे, अगर मैं इस बात पे कहूं, आपने जो आतंकवाद की बात करी, सब समुदाय को इकट्ठा करना पड़ेगा। ये देश प्रेम का अंग है, देश प्रेम का अंग है। राज्यवर्धन साहब, आप आतंकवाद पे कुछ कहना चाहते थे, फिर मैं प्रभु और एनके सिंह के पास आऊंगा। जी सही। दीपक जी, आपके जरिए मैं इस बात को रखना चाहता हूं कि एक उदाहरण से मैं बतलाता हूं। सिक्योरिटी
असली में वो होती है जो दिखती नहीं है। उसी तरह आतंकवाद से लड़ाई करने के लिए हमें दिखावा करने की जरूरत नहीं है। जीरो टॉलरेंस जैसे कहते थे, आज भी वैसा ही है और वैसा ही करके दिखाएंगे। लेकिन आतंकवादी क्या चाहता है? उसके एक छोटे से एक्शन से वो बड़ी खबर बनाए। एक छोटा धमाका करके वो जो धमाके से दूर हैं उनके दिल के अंदर भी खौफ पैदा कर दें। अब वो जो टुच्चे जो हरकत करते रहते हैं पूरी देश के अंदर, जिसको बर्बाद करके रहेंगे, आतंकवादियों को सबको खत्म करके रहेंगे, उसकी उनकी बात हम लाल किले से करें, ऐसी अहमियत मैं नहीं समझता आतंकवादियों को हमें देनी चाहिए। हम आतंकवादियों से सख्त से पेश आएंगे, उसमें कोई शक की बात नहीं है। हर प्रधानमंत्री ने करी है, राज्यवर्धन, मनमोहन सिंह जी ने करी है, अटल बिहारी वाजपेयी ने करी है, सबने करी है। आतंकवादी को वेद प्रकाश वैदिक के हाथ में छोड़ देंगे, करी जरूर है, पढ़ लेंगे, ठीक है। अटल जी ने 6 साल में 6 बार सुन नहीं पाया किसी ने कुछ कहा। अटल जी जो पहले बीजेपी के प्रधानमंत्री में उनका भाषण मेरे सामने रखा, आतंकवाद से ही शुरू किया था उन्होंने। सभी प्रधानमंत्रियों ने दिया। तो कोई बात नहीं है प्रभु जी, इसके अंदर कोई मोदी का सोचना अलग होगा, हो सकता है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये कहना कि आतंकवाद को बोलने से सवाल ये है कि बड़ी बात जो बार बार यहाँ उठाई जा रही है प्लानिंग कमीशन के बारे में या बाकी चीजों के बारे में, दीपक मैं दूरी तरीर ले जा रहा हूँ कि इससे एक आर्थिक दृष्टिकोण भी स्पष्ट दिखाई देता है। मोदी ने प्लानिंग कमीशन खत्म करने की बात कहकर के एक बहुत बड़ा आर्थिक मैसेज दिया है कि क्या देश का विकास जो है योजना भवन में बैठे हुए अमेरिका से इम्पोर्टेड इकोनॉमिस्ट चलाएंगे, या प्रदेशों में के अंदर बैठे हुए, कलकत्ता में बैठे हुए जो मार्क्सवादी लोग हैं, अगर उनका राज है, या ममता का राज है, जयललिता का राज है, उनको पता है कि उनके प्रदेश में क्या होना चाहिए, या ये प्लानिंग कमीशन डिसाइड करेगा कि मेट्रो केवल दिल्ली के अंदर बनेगी, बाकी शहरों में नहीं बनेगी। तो इतने सारे करोड़ों रुपए, 18,000 करोड़ रुपए आपने मेट्रो में दिल्ली के अंदर लगा दिए, ये प्लानिंग कमीशन को समझ में नहीं आया कि कलकत्ता में क्यों नहीं लगने चाहिए, या चेन्नई में क्यों नहीं लगने चाहिए, या पटना में क्यों नहीं लगने चाहिए, लखनऊ में क्यों नहीं लगने चाहिए। क्योंकि प्लानिंग कमीशन जो है पिछले 10 सालों के अंदर अमेरिकन इकोनॉमिस्ट एजेंडे का एक एजेंट बन गया था, उसको खत्म करना बहुत जरूरी है। अगर ये सुनने हमारे अली साहब, उनको पता होगा, ये सपोर्ट करते हैं प्लानिंग कॉन्सेप्ट को, मैं बिल्कुल उसके विरोध में हूं, क्योंकि जब तक स्टेट को पावर नहीं करेंगे, मैं कहता हूं एक पॉलिटिकल मैसेज इसमें ये भी है, तो प्रधानमंत्री जो हैं आज प्लानिंग कमीशन खत्म करके वो देश के प्रधान मुख्यमंत्री बन गए हैं, प्रधान मुख्यमंत्री भी साथ में बन गए हैं कि मैं सब मुख्यमंत्री को लेकर के चलाऊंगा, क्योंकि वो भी प्लानिंग कमीशन में हर साल आते थे, आप प्रार्थना करते थे, आरती देते थे, मोटेक सिंह आलूवालिया उसके ऊपर बहस करते थे। तो सलीम साहब को खुश होना चाहिए। तो इसको मोटेक सिंह आलूवालिया डिसाइड करेंगे कि क्या इस देश के अंदर विकास कहां पर होना चाहिए, या सलीम साहब खुश हैं, सलीम साहब खुश दिखाई दे रहे हैं, क्यों सलीम साहब? क्योंकि वो इन्वॉल्व कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं, जो नया स्ट्रक्चर बनेगा उसमें चीफ मिनिस्टर्स वगैरह इन्वॉल्व होंगे और एक फेडरल। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल मेरी बात को सुन लीजिए। वो संघीय ढांचा की बात कहे हैं, उसे मजबूत करने की बात कहे हैं, जो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, लेकिन प्लानिंग कमीशन को ध्वस्त करेंगे। डोंट थ्रो द बेबी विद द वाटर। पिछले 10 साल अगर मनटेक सिंह अहलूवालिया के नेतृत्व में प्लानिंग कमीशन गलत थी, IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक का एक्सटेंशन था, तो उसके मतलब ये नहीं है कि प्लानिंग कमीशन या प्लानिंग प्रोसेस ही गलत है, उसके लिए प्राइवेटाइजेशन करना पड़ेगा। और अगर ये सही है प्रभु चावला जी, ये नहीं कर रहे हैं, वो स्टेट्स को इन्वॉल्व करने जा रहे हैं। पार्लियामेंट में बात करना चाहिए था, और पीछे भी जो प्लान बन रहा है उसमें स्टेट्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं प्लानिंग में। नेशनल डेवलपमेंट एक मिनट सलीम अली, मैं आपसे एक सवाल रुकिए, एक मिनट, एक चीज पूछना चाहता हूँ आपसे, एक चीज पूछना चाहता हूँ। आप प्लानिंग कमीशन, अगर प्लानिंग कमीशन अच्छा काम कर रहा था, ये नक्सल कॉरिडोर कैसे बन गया? वहां डेवलपमेंट क्यों नहीं प्लानिंग कमीशन ने 60 साल के अंदर कराया? प्लानिंग कमीशन ने उस एरिया के अंदर जहां पर आर्थिक विकास कम था, इतनी विषमताएं हुई हैं, इनइक्विटेबल रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन विकास हुआ है, उसके लिए मैं केवल प्लानिंग कमीशन के अंदर बाहर से पढ़े लिखे लोग जो आए हैं, चाहे वो आपकी पार्टी के लोग भी हैं, वो भी अमेरिका से पढ़ के कई बार आए हैं, इकोनॉमिस्ट बन गए, या लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से आए थे, हालांकि आपके जो अभी मनमोहन सिंह के पहले लेफ्टिस्ट थे वो राइटिस्ट हो गए। तो प्लानिंग कमीशन अपने आप में इररिलेवेंट इंस्टीट्यूशन है। प्रभु चावला जी स्वदेश में सुन लीजिए, वो स्वदेशी योजना परिषद की बात नहीं कहे हैं, वो प्राइवेट पार्टीशन की बात की, इसलिए आप इतना उत्साहित हैं। और इसमें अदानी का अगर प्लानिंग कमीशन है उसमें आप खुश हो सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्रियों को जोड़ना चाहिए तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में ये डिस्कशन होना चाहिए। ये वहां घोषणा करने की बात नहीं है, संसद में बात होना चाहिए, संसदीय लोकतंत्र है, मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन बुलाना चाहिए। ये एक व्यक्ति का निर्णय होगा। प्लानिंग कमीशन हमें एक आजादी का धरोहर। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं।
वो गलत अगर है ये उसको पार्लियामेंट सुधारना पड़ेगा। प्लानिंग कमीशन लेकिन पार्लियामेंट इनके का हद तक क्रिएशन क्या नहीं है। व्यवस्था करेंगे इनके तो जो आप बड़ी टाइम बात लॉक है किए इसके अंदर चीफ मिनिस्टर को। सलीम जी, योर पॉइंट इज टेकन। इनके जो बड़ी बात है इसमें निर्मल भारत अभियान, बैंक खाता खोलना, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये बातें तो 5 साल से मनमोहन सिंह बोलते आ रहे थे। तो ये कौन सी नई बात हो गई जो नरेंद्र मोदी ने कह दी? लेट मी बी डेविल्स एडवोकेट। हाँ नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा है और हम सबको होना चाहिए कि कहीं इस पे एक संशय होता है। ये हम सब मान रहे हैं कि ये दिल से बोला गया एक भाषण है, दिमाग से नहीं बल्कि दिल से बोला गया है। इवन सलीम साहब और अली साहब सभी कह रहे हैं कि नहीं, भाषण ने कनेक्ट किया है। अब जरा देखिए, दो ही चीजें हो सकती है। अगर ये दिल से बोला गया भाषण है तो शायद प्रधानमंत्री की मंशा है, और मंशा है तो वो इसको अमल में लाने की कोशिश करेंगे। फेल हो जाए वो एक अलग चीज, हम फिर एनालाइज करेंगे अगर वो असफल होते हैं। लेकिन अगर ये दिल से बोला गया भाषण है तो इसको खैर मकदम करना चाहिए, इसका स्वागत करना चाहिए। अगर ये दिल से बोला नहीं है तो मोदी शायद दुनिया के सबसे बड़े एक्टर हैं, और अगर एक्टर हैं तो मेरे ख्याल से दिलीप कुमार फेल हैं। तो दो एनालिसिस हो सकती है इसकी। जो आज का भाषण था वो शुद्ध दिल से बोला गया भाषण था। अब जरा लफ्जों का आप इस्तेमाल देखिए, कितना अपील करता है। और मैं ये कहूंगा कि एक जमाने में जिसमें कोई मीडिया गुरु होता है, कोई मैनेजमेंट गुरु होता है, आज हम ये कह सकते हैं कि मोदी कनेक्ट गुरु है। कम से कम मासे से कनेक्ट करने में यह मादा मुझे अन्य किसी लीडर में नहीं नजर आया। तो आप जरा लफ्जों का इस्तेमाल देखिए। डिजिटल इंडिया, कम मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, हम प्रधानमंत्री से प्रधान सेवक, जनधन योजना। अब जरा आप सोचिए कि आज 7.5 करोड़ परिवार हैं जो कि पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। अगर उनको 1 लाख का ये दे रहे, ये पहले नहीं था, ये 25,000 का था, पहले 25,000 का था। 1 लाख अनाउंस किया था जी। और 1 लाख का अगर दे रहे हैं तो उनका जो सेटिस्फैक्शन लेवल होगा, जो कंटेंटमेंट लेवल होगा, वो कितना हाइटेन हो जाएगा। और वो फिर वो जो इनफाइनाइट एबिस है, जो गहराई है गर्त की, गरीबी की, उसमें वो नहीं जाएंगे, इसका एक एश्योरेंस है। तो क्या ये लगता नहीं है कि एक पॉजिटिव मैसेज है कि 1 लाख का एक बीमा कराया जाएगा उन परिवारों का, जिससे डिस्ट्रेस जो होता है उस परिवार में भविष्य को लेकर 10 साल में, इनके 10 साल के अंदर बहुत कोशिश हुई डायरेक्ट कैश ट्रांसफर हो जाए, बैंक खाते खुल जाए, नहीं हो पाया। प्रभु 66 करोड़ लोग, आधी आबादी अभी भी खुले में शौच करती है। ये रिपोर्ट कहती है, मेरी रिपोर्ट नहीं, प्लानिंग कमीशन की पूरी रिपोर्ट कहती है। ये प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट है। 80 करोड़ के पास मोबाइल है, 80 करोड़ के पास मोबाइल है, हाथ में मोबाइल लेके बाहर शौच के लिए टीवी है, 80 करोड़ है। नहीं, मैंने कहा 80 करोड़ जो है वो भी एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है वैल्यूएशन बढ़ाने की। 80 करोड़ का मतलब क्या हुआ? अगर 120 करोड़ पॉपुलेशन है इस देश के अंदर, उसके अंदर 50 करोड़ तो बच्चे हो गए जो 5 साल से नीचे हो गए, तो बाकी बचे 70 करोड़। 70 करोड़ में 20 करोड़ लोग ऐसे जो महिलाएं मान रखी है, जिनको मोबाइल का शक्ल भी नहीं देखी होगी, तो बच गए बाकी 50 करोड़। उसे पॉवर्टी लाइन से नीचे आपने 7.5 करोड़ निकाल दिए। तो 80 करोड़ का ये फिगर दिया जाता है, ये भी बोगस फिगर है जो हम पत्रकार बेचे जा रहे हैं। चेक नहीं करते कि 120 करोड़ की पॉपुलेशन में 80 करोड़ जो सिम इनएक्टिव है, डेड हैं, उनको भी काउंट किया जाता है वैल्यूएशन के। उसकी बात को छोड़िए, परंतु जो आप बात कर रहे हैं कि कनेक्टिविटी क्यों नहीं हो पाती, बैंक ट्रांसफर क्यों नहीं हो रहा, कई बार कोशिश की गई है। उसका कारण ये कि आपने मोबाइल तो उसके हाथ में पकड़ा दिया, उसको चार्ज करने के लिए भी बैटरी उसके हाथ में दे दी, परंतु जब बिजली नहीं होगी जिससे सब चीजें इंस्ट्रूमेंट चलते हैं, उसकी वजह से आप वहां पर कुछ भी कर सकते। एटीएम चलाने के लिए भी वहां पर आपको बिजली चाहिए। बिजली जब तक गांव में नहीं पहुंचेगी, आजकल कह रहे हैं बैंक ही नहीं है। बैंक कहते बैंक तो तभी होगा जब बिजली होगी ना। 25-26 किलोमीटर दूर बैंक नहीं, डेंसिटी हमारे यहाँ बहुत कम है और अगले 25 सालों में नहीं हो सकती जब तक कि आपस बेसिक सुविधाएं, जब बैंक गांव के अंदर कुछ जगह तो हो जहाँ बैंक खोला जाए। झुग्गी के अंदर थोड़ी ना खोल देंगे, जहाँ पानी नहीं है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, वहां पर आप कहते हैं बैंक खोल दो। ये एक सपना जरूर अच्छा है, परंतु उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो आप बार बार सवाल उठाते हैं रोड मैप का कि बैंक कैसे खुलेंगे, कनेक्टिविटी कैसे, उन्होंने कहा जी कनेक्ट गुरु है। वाजपेयी सबसे बड़े कनेक्ट गुरु थे, उन्होंने कनेक्टिविटी बढ़ाई, उन्होंने इंटर रिवर की बात की, उन्होंने टेलीकॉम को बढ़ाया, हाईवे बनाया। सबसे बड़े कनेक्टिविटी गुरु, ओरिजिनल गुरु जो थे वो वाजपेयी थे। उनका नाम उन्होंने आज नहीं लिया, कईयों का नहीं लिया उन्होंने। पर सवाल ये है कि उनकी मंशा जो है, ये बात करें कि उनकी मंशा जो है वो दिल से है, क्योंकि वो गरीब परिवार से आते हैं। पहली बार ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बनकर के आया है जिसने सड़क पर चाय बेचने का काम किया है। उसको उसकी पीड़ा का अनुभव है, उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे तब। जहां पर जो ब्राह्मणिकल, मैं ब्राह्मण जात की नहीं बात कर रहा, ब्राह्मणिकल तो एक सोचना है, सोच है
जब तक उसको तोड़ेंगे नहीं, जहां पर बड़े बड़े एलिटिस्ट लोग आकर के पार्लियामेंट के अंदर आ जाते हैं, धन्यवाद लोग राज्यसभा के टिकट खरीद करके आ जाते हैं, पत्रकार अब इंग्लिश के माध्यम से आईएएस के अंदर लोग आ जाते हैं, जब तक ये 7,000 20,000 जो लोग आईएएस आईएफएस के थ्रू आते हैं, उनको जब तक आप सुधारेंगे नहीं, उनका मोदीकरण जब तक नहीं होगा, सामाजिक दृष्टि से मैं कह रहा हूं, पॉलिटिकल दृष्टि से नहीं कह रहा, जब तक विरोध किसी का मोदीकरण नहीं होगा, उनका सपना सपना रह जाएगा। उनका मतलब मोडिफिकेशन कोई फेनोमेनल है या मोदीकरण सोशल दृष्टि का बैकवर्डनेस जो है, इसका मतलब है कि अगर मोदी फेनोमेनल हो रहे हैं तो सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं वो मासे से कनेक्ट करें, और चूंकि देयर इज नो अल्टरनेटिव, जो टीना फैक्टर है कि आपके पैरेलल अपोजिशन में कोई ऐसा लीडर खड़ा नहीं हो पा रहा है जिसको देख के हो कि नहीं साहब इनसे बेटर वो कर सकते हैं। अब ज्योति बसु तीसरा राज किया, बंगाल के अंदर गरीबी खत्म क्यों नहीं पूरी, कि वो एक ब्राह्मणिकल एलिटी से सोचना था उनका। यहाँ बड़ा मुद्दा जिसको बड़े दिल से उन्होंने बोला है ये कि बहू बेटियां बाहर शौच के लिए क्यों देते, सबसे बाहर 66 करोड़ का फिगर है, और 2012 में फेल हो चुके हैं पूरी तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह, क्योंकि उन्होंने 2012 की डेडलाइन रखी थी। आपको क्या लगता है कि इतने बड़े फिगर को 5 साल या 10 साल में पूरा किया जा सकता? नहीं, मैंने उसका कैलकुलेट किया था, करीब 10 करोड़ आपको शौचालय चाहिए। अगर आप नॉर्मल देखें तो 10 करोड़, अगर कम्युनिटी शौचालय भी मान ले आपको तो 5 करोड़ के आसपास शौचालय की जरूरत पड़ेगी। 5 करोड़ शौचालय, एक शौचालय बनाने में करीब 10,000 करोड़ लगते हैं, 10,000 रुपए लगते हैं। तो ये फंड कहां से आएगा? कॉर्पोरेट का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है कि आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में ले ले। ये सब इनकी बात है, मेंटेनेंस कौन करेगा उनको? आज इतने शौचालय हैं सरकारी अस्पतालों में, जाइए स्कूल तो बिल्डिंग नहीं है, उस स्कूल में आप शौचालय की बात कर रहे हैं, जब बिल्डिंग ही नहीं है उसके मेंटेन क्या करेगा? एक प्लान बनना चाहिए, कल्चर चेंज करने का कम्प्रिहेंसिव प्लान होगा कि बिल्डिंग स्कूल के साथ उसके अंदर क्या शौचालय भी होना चाहिए, पीने का पानी भी होना चाहिए। मेंटेन नहीं होता है सर, मेरे स्कूल में था उसमें ताला लगा रहता था, ट्राइबल स्कूल था उसमें ताला लगा रहता था, परमानेंट कम्प्रिहेंसिव आपको बनाया था पर ताला लगा रहता था। लेकिन कंक्लूड करते हुए राज्यवर्धन, आप इस स्पीच को कितने नंबर देंगे? 10 में से 10? 10 में क्या? नहीं, ऐसा है कि आप सब शायद स्टूडियो में बैठे हुए हैं तो आप चर्चा काफी जल्दी कर रहे हैं। मैं कुछ बात करना चाहता हूं। राज्यवर्धन, आई एम सॉरी, मेरा टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। सरकार अभी तक चल रही थी, वर्क कल्चर को चेंज करना बहुत जरूरी है। आज वही उन्होंने बात करी कि वर्क कल्चर को चेंज करना, एक दिशा में चलना बहुत जरूरी है। वो सब बातें हम जब तक चलेंगे नहीं, जब तक बढ़ेंगे कैसे? तो 10 में से 10 तो मिलना ही है। जब कनेक्शन हो गया लोगों के साथ, जब देश ने सुन लिया, जब सबके सब सुन रहे हैं तो पूरे नंबर होंगे, पूरे नंबर होंगे। मीम अफजल साहब, तकरीर के हिसाब से 10 में से 6 और प्रैक्टिकल हिसाब से 10 में से 1। 10 में से 1। मोहम्मद सलीम साहब? नहीं, मैं आंकड़ों की बात करूंगा नहीं। प्रधानमंत्री राष्ट्र नेता के रूप में भाषण दिए हैं के दिवस पर, उनको बधाई हो और देशवासी को बधाई हो आजादी का। लेकिन मैं आंकड़ों में नहीं जाऊंगा इसलिए कि अभी ये भाषण के ऊपर मार्क्स देने से कोई फायदा नहीं है। 6 महीने बाद सरकार के काम, या 6 साल के बाद, 5 साल के बाद सरकार के काम के ऊपर आंकड़े लाना चाहिए। तभी लेफ्ट जो है वो पीछे जाती जा रही है, वो फास्ट चल ही नहीं रही है। अभी भी 5 साल का इंतजार करेंगे। प्रभु, आपके कितना नंबर? और सर आपके? कंटेंट में 10 में से 8 दूंगा। 10 में से 8। सर आपके? सिर्फ कंटेंट की अगर एनालिसिस करें तो ये 10 में से 9, 9.5 मिल सकते हैं इसको, क्योंकि कोई भी दोष हमने एनालाइज किया, बहुत क्रिटिकल हुए। छोड़ दी उन्होंने। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। छोड़ने की छोड़ी है तो वो समय अभाव हो सकता है, या तमाम चीजें ली भी नहीं जा सकती। जैसे अटल बिहारी का नाम अगर छोड़ दिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का शायद जिक्र किया था, मुझे लगता है। अब बहुत चीजें छोड़ी हैं। सॉरी, मुझे यहीं रोकना पड़ेगा क्योंकि वक्त की मेरे पास कमी है। तो आज की बड़ी बहस में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।